कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेवोल्यूशन इन इंडिया को भारत के कॉन्टेक्स्ट में सुदीप्ता कबीराज शुरू करते हैं और इसके लिए वो ग्रामिशियन कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेवोल्यूशन लेते हैं और बाद में सबाल्टर्न स्टडीज़ के विद्वान पार्था चटर्जी, अनिल सील और भी अन्य विद्वान इसी बात को आगे स्ट्रेस करते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की जो नेशनल इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी, बेसिकली उसमें इंडिया के एलिट्स ने जो है मासेस को और सामान्य नागरिक को अपने साथ कोऑप्ट किया और उनको इनडायरेक्टली रेवोल्यूशनाइज किया। हालांकि इस रेवोल्यूशनाइजिंग में एलिट का एजेंडा फॉरवर्ड रहा और मासेस का एजेंडा समहाउ, चाहे जो पीजेंट थे, वर्कर थे, वो साइड लाइन रहा। ऐसा सुदीप्ता कविराज कहते हैं पैसिव रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। पैसिव रेवोल्यूशन का अर्थ है जो कि इटली के संदर्भ में भी देखा जाता है, जिसमें कि एक जो ट्रेडिशनल बुर्जुआजी रेवोल्यूशन है उसमें पूंजीपति जो है, पूंजीपति व्यवस्था जो है वो फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ क्रांति करके, जैसे फ्रांस में क्रांति होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में के बाद आती है, या इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है और फिर वहाँ की जो लैंडेड एलीट है वो हारती है, और या लैंडेड एलीट में जो लोग इंडस्ट्रियलाइज हो रहे होते हैं वो जीतते हैं और ट्रेडिशनल किंग और वो इंस्टीट्यूशन हार जाते हैं। और दूसरा होता है कंजर्वेटिव पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, जो कि जर्मनी में होता है, जापान में होता है, जहाँ पर कि जो ब्यूरोक्रेसी है और जो किंग का इंस्टीट्यूशन है और जो ट्रेडिशनल एलीट है और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से वो अपने को ऊपर से नीचे की तरफ मॉडर्नाइज करते हैं। जैसे जर्मनी में क्या किया बिस्मार्क ने, और जापान में होता है ये मेजाई संविधान के बाद। तो भारत और इटली के संदर्भ में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर ना तो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह कोई रेवोल्यूशन आया, ना ही यहाँ कोई ब्यूरोक्रेसी, जो पुराने इंस्टीट्यूशन की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इंटैक्ट थी और उसने रेवोल्यूशन लाया भारत में मॉडर्नाइजेशन की तरफ, नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे उनको, मासेस को कोऑप्ट किया बिजनेस कम्युनिटी ने, ठीक है। और क्योंकि हम गुलाम थे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के नाम पर उनको साथ में कोऑप्ट किया और आज़ादी के बाद अपने एजेंडे को फॉरवर्ड लाया और मासेस को साइड लाइन कर दिया गया। हालांकि लीगली उनको इक्वलिटी दी गई, वोट का अधिकार उनको दिया गया। तो इसको सुदीप्ता कबीराज एक पैसिव रेवोल्यूशन कहते हैं। जबकि इटली में समस्या ये थी कि इटली के लोग तो आज़ाद हो गए थे, परंतु उसके बावजूद इटली के जो रूलिंग एलीट थी, चाहे वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी थी, चाहे वहाँ के बड़े ज़मींदार थे, उनके और मासेस के बीच में एक गैप था और समाजवाद की भी उत्पत्ति हो रही थी। तो समाजवाद के खिलाफ फासिज्म की उत्पत्ति होती है, जो कि सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, और इसके माध्यम से इटली प्रॉपरली मॉडर्नाइज हो जाता है। तो भारत के संदर्भ में मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पाथ हमने अपनाया उसको सुदीप्ता कबीराज ग्रामशी की सेंस में एक पैसिव रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। पैसिव इसलिए क्योंकि इसमें मासेस का सहयोग लिया गया गांधी की मास आइडेंटिटी के साथ। गांधी की एक आम आदमी की आइडेंटिटी के को लेकर के कांग्रेस के एक ब्रॉड बेस्ड संस्था बनने के बाद, पर उसकी एजेंडा सेटिंग जो है वो एलिट्स ने ही की और कहीं भी इसके एजेंडे को रेडिकल नहीं होने दिया, जैसे कि लैंड रिफॉर्म होते या कम्युनिस्ट क्रांति आ जाती या टिपिकल बुर्जुआजी रेजोल्यूशन आ जाता, जैसे कि बड़ी स्पीड से भारत एज ए डेवलप कंट्री के रूप में विकसित होता। तो सुदीप्ता कबीराज इसको ऐसे देखते हैं। और बाद में पार्थो चटर्जी, रंजीत गुहा, जितने भी ये हमारे सबाल्टर्न स्टडी के स्कूल के लोग थे, इन्होंने भी यही दिखाने की कोशिश की, और इवन कैम्ब्रिज स्कूल ने दिखाने की कोशिश की कि जो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो मेरली एक फसाड था जो रूलिंग एलीट का, जबकि मासेस की या जो आम आदमी था उसकी इच्छा कुछ और थी। पर आज़ादी के बाद एलीट ने उस लेजिटिमेसी को अपने हिसाब से यूज़ किया और इसीलिए भारत में आज क्राइसिस है। ऐसा ये 1970-80-90 के दशक में ये लोग लिख रहे थे भारत के संदर्भ में।
तो उस कॉन्टेक्स्ट में श्वेता कविराज पैसिव रेवोल्यूशन की बात करता है भारत में। धन्यवाद।